अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर सर मोहम्मद इरफान। और मैं आप लोगों को जो है इस वक्त एम डी कैट और ई कैट के लिहाज से कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। बेटा ये एम कैट हो या मतलब ई कैट हो, इस टॉपिक में समझ लिए इसकी ठीक ठाक वेटेज है एम डी कैट में। तो इसके मतलब सवालात हर साल पेपर में आते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़रा इसको सही से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलें अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा पहला टॉपिक है यानी कैपेसिटर में, तो डेफिनेशन और बेसिक चीज़ों से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ फंडामेंटल या बेसिक्स बातें बताता हूँ कैपेसिटर। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज़ कैपेसिटर। तो इसमें एक छोटी सी बात तो पहले याद रख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये टीचर भी भूल जाते हैं और स्टूडेंट्स को भी याद नहीं रहता। कैपेसिटर का जो पुराना नाम था ना, वो क्या था? कंडेंसर था। तो आज भी इस नाम से कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है। और अगर मार्केट में जो है ना, आप मोटर पे लगाने वाले कैपेसिटर को खरीदने जाएं, तो उसको कैपेसिटर के बजाय कंडेंसर के नाम से ही खरीदा और बेचा जाता है। तो बस एक छोटी सी बात है नॉलेज वाली। अच्छा, अब कैपेसिटर होता क्या है? तो इसमें एक बात याद रखना कि सबसे पहली बात है, इसको कहते हैं भाई कैपेसिटर जो है वो क्या है? कैपेसिटर इज एन पैसिव। अब ये एक चीज शायद आप लोगों के लिए नहीं हो, वरना तो सारे लोग ये कहते हैं भाई ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक या क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है ना। अच्छा, पैसिव लिखने का सिर्फ एक मकसद है कि जहन में आप लोगों को एक बात डालूं कि पैसिव का मतलब कुछ भी नहीं है। सिंपल ये याद रख लो कि कैपेसिटर खुद से कुछ नहीं करता। अच्छा, कैपेसिटर का मेन काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना या क्या करना, यानी डिस्चार्ज होना। तो जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, चार्ज स्टोर करवाते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, तो बेटा ये कैपेसिटर जो है ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। यानी हमें चार्ज स्टोर भी खुद करना है, हमें करवाना है, और ये डिस्चार्ज भी इससे हमें करवा के चार्ज लेना है किसी भी सर्किट में करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो कैपेसिटर को इस बुनियाद पर पैसिव डिवाइस कहते हैं। तो बस पैसिव कहने का मतलब ये है कि ये खुद कुछ नहीं करता, इससे हमें सब कुछ करवाना पड़ता है। यानी जिससे एनर्जी लेनी हो, चार्ज करना हो, डिस्चार्ज करना हो, तो ये काम हमें इससे करवाना पड़ता है। दूसरी बात याद रखिएगा, कैपेसिटर क्या करता है? तो इसके बारे में सब जानते हैं कि ये स्टोर करता है चार्ज। अच्छा, ये चार्ज स्टोर करता कहते तो हैं, लेकिन एक बात याद रखो कि ये चार्ज इन द फॉर्म ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर रहा होता है। यानी कैपेसिटर पे जैसे जैसे हम चार्ज को स्टोर करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस चार्ज की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती रहती है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से असल में क्या हो रहा होता है, हम उसको किसी काम के काबिल या यूज के काबिल बना सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी याद रखना कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कहते हैं कि चार्ज को स्टोर करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म का मतलब होता है कि वो स्टोर असल में करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या? एनर्जी। तो ये कैपेसिटर के लिए कुछ बुनियादी बातें थी कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो है ना, वो चार्ज स्टोर करता है। अच्छा, अब अगर मैं कैपेसिटर के शुरू में ही कुछ बात टाइप्स की कर लेता हूँ कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, तो याद रखिएगा कैपेसिटर के एक तो टाइप्स में आप कह सकते हैं कि देखें कि कैपेसिटर का एक टाइप जो होता है जिसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब वो किस सेंस में है मैं भी बताऊंगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एक। अच्छा, दूसरा क्या है, कैपेसिटर में वेरिएबल कैपेसिटर है, ठीक है। इसका मतलब यहां से एक बात समझ लेनी है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस फिक्स होती है। अभी हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है इसमें यानी कि पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो ये तीन टाइप होते हैं कैपेसिटर के, पोलराइज्ड कैपेसिटर। अच्छा, सिंबल के लिहाज से मैं साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट आप सब जानते हो कि इसको इस तरह से दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी कैपेसिटेंस के बारे में याद रखना कि इसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो फिक्स होती है। इसको वेरिएबल कहते हैं। तो सिंबल के लिहाज से इसकी पहचान ये होती है कि जब हम कैपेसिटर बनाते हैं तो एक इस तरह से एरो लगा देते हैं। इसका मतलब इसके कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटेंस की वैल्यू इसकी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, यानी हम चेंज कर सकते हैं। और जब हम एक लाइन को इस तरह से कर्व बना दें, तो ये पोलराइज कैपेसिटर के लिए क्या बन जाता है?
ये सिंबल बन जाता है। अच्छा, सेकंड में आप ये याद रखें कि ज्योमेट्रिकली अगर कैपेसिटर के टाइप्स बयान करें तो बेटा ज्योमेट्रिकली कैपेसिटर का एक टाइप जो है हम उसे कहते हैं कि ये जो है मतलब पैरेलल प्लेट है, ठीक है, ज्योमेट्रिक पैरेलल प्लेट वाला कैपेसिटर है। अच्छा, दूसरा जो इसका टाइप होता है वो सिलेंड्रिकल बोल दो कि ये सिलेंड्रिकल है। इसकी बात टाइप्स की हम आखिर में भी करेंगे। और तीसरा जो टाइप होता है ज्योमेट्रिकली, वो जो है स्फेरिकल टाइप का कैपेसिटर होता है। लेकिन अभी हम जर्नल इनमें से सिर्फ एक को पढ़ेंगे, और वो कौन सा कैपेसिटर होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसको अभी हम पढ़ रहे होंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के लिए हमें किसी भी सोर्स से उसको हम कोई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इस वोल्टेज के मुतालिक मैं बाद में क्लियर भी करूंगा कि चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, और कांस्टेंट के तौर पे हम सी लगाते हैं। ये कैपेसिटर के लिए बहुत मशहूर इक्वेशन है जो हम सब जानते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा आप यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस को डिफाइन कर रहे हैं तो C इज इक्वल टू क्या आ जाता है? Q अपॉन V। अच्छा, कैपेसिटेंस के मुतालिक एक गलत फहमी क्या होती है लोगों की कि भाई कैपेसिटेंस का मतलब एक कैपेसिटर जो ज्यादा चार्ज स्टोर करे हम कहते हैं उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, और एक कैपेसिटर जो कम चार्ज स्टोर करे तो हम क्या कहते हैं? उसकी कैपेसिटेंस कम है। लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है भाई। कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि ये जो रेशो है ना Q अपॉन V का, ये असल में कैपेसिटेंस बता रहा होता है। लेकिन इस रेशो का मतलब क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कैपेसिटर को लेट सपोज आप 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे हो, और उसको जो है यानी 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करने पर उसमें जो चार्ज स्टोर होता है लेट सपोज 200 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर हो जाता है। एक मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है, उसको मैं सेम वोल्टेज से चार्ज करता हूँ, और उसमें जो है वो 300 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर हो जाता है। तो चलो एग्जाम्पल के लिए ये दो काफ़ी है समझने के लिए। अब अगर मान लो कि मैं पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालता हूँ और फॉर्मूला क्या यूज करता हूँ? Q अपॉन V। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि पहले कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ? 200 माइक्रोकूलम। और दूसरे में कितना चार्ज स्टोर हुआ? दूसरे में जो चार्ज स्टोर हुआ, सॉरी, पहले में कितने वोल्ट पे? 100 वोल्ट पे। तो इसकी कैपेसिटेंस C कितनी निकल के आ गई? तो इसको आप कैंसिल करोगे तो बेटा 2 आ जाएगा। तो ये 2 माइक्रोकूलम पर वोल्ट, यानी 1 वोल्ट पे ये कितना चार्ज स्टोर कर रहा था? 2 माइक्रोकूलम। अच्छा, दूसरे कैपेसिटर के लिए अगर सेम ये रेशो कैलकुलेट करें तो ये देखो कि 300 चार्ज माइक्रोकूलम में स्टोर हुआ था सेम 100 पोटेंशियल डिफरेंस पर। अब इसकी कैपेसिटेंस अगर देखोगे तो ये कितना आ रहा होगा? 3 माइक्रोकूलम पर वोल्ट। अब इन दो बातों से आपने एक चीज को समझना है, जैसे ये जो रिजल्ट है या ये जो रिजल्ट है, समझना क्या है कि ये रेशो हमें असल में क्या बताता है? ये रेशो हमें बताता है कि किसी भी कैपेसिटर में, जैसे हम कहते हैं एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटेंस का मतलब ही यही लेते हैं ना, क्या लेते हैं कैपेसिटेंस का मतलब? कहते हैं कि यार ये क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज होता है। लेकिन ये रेशो हमें बताता है मेन कॉन्सेप्ट कि एबिलिटी टू स्टोर चार्ज का मतलब क्या है। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी कैपेसिटर 1 वोल्ट पे कितना चार्ज स्टोर करता है, चार्ज स्टोर पर यूनिट वोल्ट। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इस तरह देखी जाती है कि जो कैपेसिटर 1 वोल्ट पे ज्यादा चार्ज स्टोर करे तो उसकी कैपेसिटेंस हम कहते हैं ज्यादा होगी, और जो कैपेसिटर 1 वोल्ट पे कम चार्ज स्टोर करे तो हम कहते हैं कि उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? कम होगी। अच्छा, ये तो कैपेसिटेंस के लिए यानी कि मेन कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कि कौन ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा या कौन कम चार्ज स्टोर करेगा। 1 वोल्ट पे कौन ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, यानी किसी भी कैपेसिटर में ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, या 1 वोल्ट पे किस कैपेसिटर में, जिस कैपेसिटर में कम चार्ज स्टोर होगा, हम उसको उस कैपेसिटर की क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जरा यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो बेटा यूनिट में, ठीक है ना, SI का जो बेस यूनिट बनेगा इस फॉर्मूले से Q अपॉन V, तो देखो ये कूलम पर क्या बनेगा? वोल्ट। लेकिन ये आप कहेंगे फॉर्मूले से जो आया ये SI का क्या है? बेस यूनिट। बट SI ने, आप सब जानते हो कि इस यूनिट को क्या कहा है? फेरॉड कहा है। तो फेरॉड का मतलब क्या है? वो किसको फेरॉड कह रहा है? वो कह रहा है कूलम पर सेकंड को।
तो जितने कूलम पर सेकंड इस फॉर्मूले से रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसे ये आया ना कूलम पर सेकंड, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, तो पहले वाले की कैपेसिटेंस क्या लिखूंगा, 2 माइक्रोफेराड, है ना, और दूसरे वाले की कैपेसिटेंस क्या लिखूंगा, 3 माइक्रोफेराड। तो कूलम पर मतलब जो है ना वोल्ट को हम क्या कहते हैं, फेराड कहते हैं। अच्छा, फेराड की अक्सर वैल्यू देखिएगा कि इसका जो ऑर्डर होता है वो अमूमन माइक्रो में, अमूमन नैनो में, अमूमन पीको में, ये इसका ऑर्डर होता है। यानी कि माइक्रोफेराड, नैनोफेराड, पिकोफेराड, जिसे हम इस तरह से भी लिखते हैं कि चलो ये माइक्रो जो है, माइक्रो की वैल्यू यानी सिंबल म्यू, नैनोफेराड, ठीक है ना, या फिर पिकोफेराड। वजह उसकी ये होती है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू बहुत कम होती है बेटा, इसकी कैपेसिटेंस कभी 1 तक भी नहीं पहुंच पाती। तो इसके पीछे रीजन है, जो एक तो मतलब जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है। दूसरा कि इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि 1 कूलम चार्ज, हमें अगर मतलब याद हो कि 1 कूलम चार्ज या 1 एम्पियर करंट के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड या रिक्वायर्ड होते हैं, वो होते हैं 10⁻18, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की हमें जरूरत या मतलब पड़ती है। इसी तरह किसी सर्किट में 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट बन रहा है, तो 1 एम्पियर करंट का मतलब उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये जो 1 एम्पियर चार्ज है, इसके लिए 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रही होती है, और 1 कूलम में का मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, उससे सर्किट में 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होता है। तो बेटा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये बहुत बड़ी तादाद है, ये नंबर बहुत बड़ा है, और इतने नंबर में चार्ज का एक्यूमुलेट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए कभी किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है ना, आप 1 फेराड के इक्वल नहीं देखोगे कि 1 फेराड के इक्वल होगा। तो इसकी बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, इसलिए अमूमन इसके साथ क्या आ रहा होता है, इसके साथ जो है ना वो माइक्रो, नैनो या पीको जो है ये आ रहा होता है। तो ये कैपेसिटेंस क्या कॉन्सेप्ट है भाई, कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करे, बल्कि मतलब ये समझना कि 1 वोल्ट पे जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा होगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, और 1 वोल्ट पे जो कम चार्ज स्टोर कर रहा होगा उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, उतनी कम होगी, ठीक है ना। तो ये था कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, कैपेसिटर के जिस टाइप को हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे या हमारे कोर्स में इंक्लूड है, वो टाइप कौन सा है बेटा, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ज्योमेट्रिकली, ठीक है ना, अगर मैं इसके किसकी बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अच्छा इसमें एक छोटी सी बात यहां पर ऐड कर लो कि अगर ये पूछा जाए ना कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, यानी किस प्रिंसिपल पे ये चार्ज स्टोर करता है, तो इसको तो वैसे हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल है चार्ज के स्टोर करने की, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस स्टोर हो रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें अगर कहीं पर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पूछे और ऑप्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन लिखा हुआ हो, तो ये इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। इंडक्शन का प्रोसेस आप अलग से पढ़ सकते हैं कि इंडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर इंडक्शन का प्रोसेस होता है, प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर चार्ज होने के लिए, या फिर सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल कहते हैं, या सिंपल अगर सिर्फ इंडक्शन कह दें तो फिर वो भी ऑप्शन क्या होगा, वो सही होगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जिसपे कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर करता है, या चार्ज को मतलब कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं। तो चलें हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले देख लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसका स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन कह लो, स्ट्रक्चर कह लो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे पहले बेटा हम इसकी देखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो देखो इसकी कंस्ट्रक्शन में ये समझो कि इसमें हम 2 मेटालिक प्लेट्स लेते हैं, ठीक है,
इन दोनों को एक दूसरे के हम पैरेलल रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। उसकी वजह से होता ये है कि जो पॉजिटिव प्लेट यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उस पे पॉजिटिव चार्जेस स्टोर या एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जो नेगेटिव से चार्ज टर्मिनल से मतलब कनेक्टेड प्लेट है, उसमें नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें याद रखना है, अच्छा इसमें स्टोर जो चार्ज होता है, कुछ भी कह ले कि जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को निकालता है और यहाँ ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पे नेगेटिव की डेफिशिएंसी हो जाती है और पॉजिटिव डोमिनेंट हो जाता है, और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह से मेन इसका असल में फेनोमेना है। लेकिन हम क्या कह देते हैं कि यार जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, हम कहते हैं कि उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। अच्छा, ये तो मतलब एक वो है कि मेन फेनोमेना कंस्ट्रक्शन में। इन प्लेट्स के बारे में याद रखना, हम कहते हैं प्लेट्स जो हैं ये कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि ये दोनों प्लेट, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि बेटा सेम मटेरियल का हो, ठीक है ना। और पैरेलल प्लेट कहते हैं इसलिए कि एक दूसरे के इसको पैरेलल रखा जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनका साइज सेम हो, एरिया वाइज कह लें, वॉल्यूम वाइज कह लें। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मसला है, साइज सेम होना जरूरी नहीं होता। असल में दोनों का एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में जितना आता है, उतने ही हिस्से में सिर्फ चार्ज स्टोर होता है। अच्छा, ये शेप पे भी डिपेंड नहीं करता। अमूमन हम इस तरह के प्लेट्स बनाते हैं, और ये जो प्लेट्स हमने बनाए हैं ना, ये दोनों किस तरह के हैं, यानी रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं। जरूरी है कि ये रेक्टेंगुलर हो, आप इन दोनों प्लेट को सर्कुलर ले सकते हो, इन दोनों प्लेट को स्क्वायर फॉर्म में ले सकते हो, इन दोनों प्लेट्स में एक बड़े और एक छोटे साइज का ले सकते हो। असल में होता ये है, अच्छा एक आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट ले लो, दूसरा सर्कुलर ले लो। असल में ये जब एक दूसरे के पैरेलल एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं, तो दोनों का जितना एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, यानी एक दूसरे को कवर करता है, चार्ज उतने ही हिस्से में कह लो कि स्टोर होता है, या यूं कह लो कि इसके बराबर, छोटे वाले के बराबर बड़े वाले में क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। तो जब दोनों में इक्वल ही चार्ज स्टोर होना है, तो इसलिए कहते हैं कि दोनों का साइज क्या रख लो, सेम रख लो, है ना। छोटे बड़े की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर छोटा बड़ा रख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल में कंप्रोमाइज नहीं करो, ठीक है ना। अच्छा, ये शेप इंडिपेंडेंट भी होता है, यानी ये शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसकी शेप चाहे जो भी रखो, ठीक है ना। दो मैंने अभी यहाँ बताया कि दोनों सर्कुलर ले लो, दोनों को स्क्वायर फॉर्म में ले लो, एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर ले लो, एक रेक्टेंगुलर एक सर्कुलर ले लो। होगा ये कि दोनों का जितना एरिया एक दूसरे के सामने एक दूसरे को कवर करेगा या कांटेक्ट में आएगा, उतने ही हिस्से में क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा। या यूं कह लो कि साइज के छोटे बड़े होने से फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में हमेशा इक्वल चार्ज स्टोर होगा। यानी जितना पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज स्टोर होगा, उतना ही नेगेटिव प्लेट पे भी क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर। अच्छा, इसमें एक चीज और याद कर लो, याद रखो कि कैपेसिटर में जब चार्ज की बात की जाती है ना, तो कैपेसिटर में जब हमसे कोई पूछता है तो कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ, तो बेटा हम किसी भी एक प्लेट के चार्ज को देख के उसमें स्टोर होने वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड को बताते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि दोनों प्लेट के चार्ज का सम करते हैं। तो एक बात याद रखना है कि अगर दोनों प्लेट के चार्ज का सम करेंगे ना, तो वो सम वैसे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कैपेसिटर के चार्ज का मतलब होता है एक प्लेट में स्टोर होने वाले चार्ज को बताना है। और क्योंकि दोनों प्लेट पे इक्वल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव स्टोर होता है, तो आप किसी भी एक प्लेट को देखकर उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को बता दो कि कैपेसिटर में इतना चार्ज किया हुआ है, वो स्टोर हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, कैपेसिटर में एक चीज और कि शुरू में जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो, तो मैं इसको एक सिंबॉलिक वे में इसके प्लेट्स को अगर ऐसे दिखाऊं, अमूमन शॉर्टकट में ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को हम इस तरह से बना के दिखा रहे होते हैं। तो शुरू में ना चार्ज का जो फ्लो होता है, स्टोर होने का रेट, सॉरी नॉट फ्लो, वो थोड़ा सा फास्ट होता है, शुरू में फास्ट होता है। और बाद में टाइम के साथ साथ जैसे जैसे कैपेसिटर में आप चार्ज स्टोर करते रहते हो, इसका जो चार्जिंग रेट है वो स्लो होता जाता है। वजह सिंपल उसकी क्या है कि देखो, यहाँ पर एक चार्ज अगर पॉजिटिव आता है, तो याद रखो यहाँ पर एक चार्ज नेगेटिव आता है। तो पहले तो ये बिल्कुल ब्लैंक था,
तो ब्लैंक होने की वजह से क्या था कि पीछे से पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है, ऐसा सोचो, तो इसके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऑपोजिशन नहीं था, कोई रिपल्जन नहीं था। लेकिन बेटा जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो आप क्या नोटिस करोगे, पीछे से बाद में आने वाले चार्जेस को, ये पॉजिटिव या यहाँ पर नेगेटिव इंक्रीज होता जाएगा, तो पीछे से बाद में आने वाले चार्जेस को ये रिपेल करना शुरू करेंगे। तो बाद में जो चार्जेस आ रहे होंगे उनका रेट या उनकी स्पीड या वो टाइम के लिहाज से उसका रेट कम हो जाएगा। तो शुरू में चार्जिंग रेट थोड़ा ज्यादा होता है, फास्ट होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ इस रिपल्जन की वजह से या इस ऑपोजिशन की वजह से ये जितना स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, पीछे से आने वाले चार्ज को ये रिपेल करके उसके लिए मुश्किलात या उसके लिए अपोजिशन पैदा करेगा, और फिर चार्जिंग रेट पे उसका ये इफेक्ट आएगा कि बाद में ज्यादा टाइम में जो है ना वो कम चार्ज स्टोर हो रहा होगा। तो हम कहते हैं कि भाई शुरू में चार्जिंग रेट क्या होता है, वो ज्यादा होता है, और बाद में चार्जिंग रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। रीजन इसके लिए यही है। अच्छा, ये तो कुछ मैंने बेसिक्स या बुनियादी बातें बताई है कैपेसिटर के हवाले से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। अब इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, देखो शुरू में जब ये दोनों प्लेट्स, जब आप चार्ज करना स्टार्ट नहीं करते उस वक्त की बात कर रहा हूं, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ठीक है ना, इनके दरमियान फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेटा जब चार्ज स्टार्ट आप नहीं करते तो इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इनके दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आना शुरू होते हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप और इंक्रीज होता रहता है। यहाँ चार्ज इंक्रीज होता रहेगा पॉजिटिव पे और कहाँ, नेगेटिव पे, तो दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डेवलप और इंक्रीज होता रहेगा। तो ये इंटेंसिटी और प्लेट के दरमियान बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो क्या होता रहेगा, वो इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पर जो फील्ड बन रहा होता है वो फील्ड असल में क्या होता है, आपने पढ़ा था गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में कि जो फील्ड होता है वो मतलब सॉरी, ये आप इसको ऐसे कह लें कि इस रीजन में फील्ड को आप क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है चार्ज के स्टोर होने के साथ साथ, और फिर जैसे जैसे इस पे आप चार्ज इकोमुलेट करते हैं, चार्ज इंक्रीज होता है, वैसे ही वैसे इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट के दरमियान वो भी डेवलप और इंक्रीज होता है, और इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होना शुरू होता है। अब मैं आपको असली कहानी बताता हूं कि अमूमन जब हम ये बात कहते हैं ना कि दी वोल्टेज ऑफ बैटरी, हम इससे कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और फॉर्मूले में ये वोल्टेज लेते हैं, तो ये बात सही नहीं है। असल में जो हम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं ना चार्ज स्टोर करने के दौरान, तो ये जैसे जैसे देखो किसी भी प्लेट पे अगर चार्ज आता रहेगा, चार्ज स्टोर होता रहेगा, तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी और पोटेंशियल डिफरेंस भी फील्ड का इंक्रीज होता रहेगा। तो इसमें सही मानों में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ की लेनी चाहिए, इन प्लेटों के दरमियान बनने वाले इस फील्ड के पोटेंशियल डिफरेंस को लेना चाहिए। हाँ, बैटरी के बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, जिसको हम फुल चार्ज कह सकते हैं। कैपेसिटर तो वैसे कभी भी फुल या 100% चार्ज नहीं होता, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर हो जाता है। अच्छा, जब हम कब, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए। अब एक बात याद रखो, वो ये कि जब हम किसी भी इक्वेशन वगैरह को, जैसे Q इज इक्वल टू सी वी, उस फॉर्मूले को जब इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन कब इस्तेमाल करते हैं, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका होता है, हम उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। तो जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद देखो तो ये जो प्लेट्स के दरमियान बना हुआ फील्ड है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, बैटरी के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम बैटरी वाले वोल्टेज को वहां ले लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा सोचो कभी आपने Q इज इक्वल टू सी वी वाले फॉर्मूले को इस कैपेसिटर में यूज करना हो और अभी कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं हुआ हो, तो याद रखना बेटा ये जो प्लेट के दरमियान ये जो फील्ड है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी V के बराबर, बैटरी के बराबर नहीं होगा। तो उस वक्त क्या करोगे जब कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं होगा, तो अगर कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं हुआ तो इस फार्मूले में याद रखना जो सही मानों में वोल्टेज लेना है या लेना चाहिए, वो इन प्लेटों के दरमियान बनने वाले फील्ड की इंटेंसिटी और वोल्टेज को लेना पड़ता है। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। और दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कैपेसिटर के फुल चार्ज हो जाने के बाद हम क्या करते हैं,
कैपेसिटर के फुल चार्ज हो जाने के बाद चूंकि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये वोल्टेज बैटरी वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम इस्तेमाल कर लेते हैं, दरमियान में नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि फॉर्मूला फुल चार्ज के बाद ही यूज हो रहा होता है, तो हम कह देते हैं कि यार ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। असल में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये प्लेटों के दरमियान बनने वाले फील्ड का होता है, ठीक है ना। और इसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, जिससे हम कैपेसिटर को यूजफुल या किसी काम के काबिल बनाते हैं। चले, अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को ड्राइव करना था, ठीक है ना। तो चलो देखो, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि मान लो कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छा, इसके कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? अब देखो, इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये जो मीडियम है ना इस वक्त बिटवीन द प्लेट्स, ये याद रखना कि अभी इस मीडियम को आप ये मान के चलो कि ये वैक्यूम है, ठीक है ना, या फिर ये मीडियम एयर है। वैक्यूम है, ठीक, या फिर कह लो कि ये मीडियम एयर है। अब है क्या? अच्छा, जर्नल एक बात हमें सबको मालूम है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो जर्नल फॉर्मूला है वो हम लेते हैं Q इज इक्वल टू सी वी से। और अगर यहां पर C Q अपॉन V के बराबर ले लें, तो यहां पर देखो Q क्या है? Q जो है चार्ज स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो चार्ज स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये नेगेटिव होगा बेटा मेरा, ठीक। ये दोनों में से किसी एक प्लेट के चार्ज को देखते हैं, दोनों पे इक्वल चार्ज स्टोर होता है। और पूरे कैपेसिटर का टोटल जो चार्ज है वो हमेशा क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो जब भी किसी कैपेसिटर का चार्ज बताना होता है तो एक को देखते हैं। अच्छा, ये चार्ज स्टोर्ड मालूम करो, यहां रख दो। ये जर्नल फॉर्मूला है, हर कैपेसिटर में ये इस्तेमाल होता है, याद रखो। लेकिन आप जिस टाइप के कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हो ना, यहां पर उस टाइप के कैपेसिटर की ज्योमेट्रिकल और फिजिकल कंडीशंस के मुताबिक जो चार्ज स्टोर होते हैं वो कैलकुलेट करो, और जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उनके प्लेटों के दरमियान, या मतलब जो उनका चार्ज स्टोर होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, यहां पर ये बात समझिएगा कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होने के बाद डेवलप होता है। तो उस कैपेसिटर से आप ले लेते हैं। जैसे इस कैपेसिटर की बात करूं, तो देखो इस कैपेसिटर में ये जो कोई भी एक कैपेसिटर है, पॉजिटिव प्लेट वाला या नेगेटिव प्लेट वाला, इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है कैसे निकालूंगा मैं? इसकी चार्ज डेंसिटी से। याद करो, चार्ज डेंसिटी की जो डेफिनेशन है पहले कूलम्स लॉ वगैरह है, सॉरी गॉसेस लॉ वगैरह में पढ़ा है। ये क्या होता है भाई? चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ से चार्ज निकालोगे तो ये सिग्मा ए आ जाता है। ए एरिया ऑफ दी क्या है? यहाँ पर प्लेट है, और सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। अच्छा, एक बात और याद रखो कि ये जो चार्ज प्लेट है, ये कैसा चार्ज प्लेट है? इसमें चार्ज कैसे स्टोर हुआ होगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल एरिया में इक्वल चार्ज। ये तो क्यू निकल गया। अब दूसरी बात ये है कि ये वी, तो प्लेटों के दरमियान ये वी है बेटा, याद रखना। ये पोटेंशियल डिफरेंस वो है जो प्लेटों के दरमियान फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लेटों के दरमियान फील्ड का अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये वोल्टेज लेना है और इस फील्ड की इंटेंसिटी लेनी है जो प्लेटों के दरमियान बना है। और आपको मैं बार बार बताता हूं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला कैपेसिटर्स के लिए दो प्लेट के दरमियान बनने वाले फील्ड और उसकी इंटेंसिटी और उसके पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आप सी की जगह क्या रखोगे? क्यू अपॉन वी। क्यू सिग्मा ए है, और वी की जगह क्या रख दोगे? ई इंटू डी। अच्छा, ई कहाँ? दोनों प्लेट के दरमियान के रीजन की इंटेंसिटी है। अब गॉसेस लॉ याद करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट, वो किसके बराबर होता था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था, ठीक है ना। तो ई की जगह यहां पर मैं क्या रख देता हूं? ई की जगह पर मैं यहां रख देता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में ये क्या आ जाएगा? ए, ठीक है ना।
और मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, ये बेटा यहाँ पर डी, अच्छा इसको मल्टीप्लाई में लिख लो। कैसे लिख लो? C इज इक्वल टू ये जो सिग्मा ए है, मल्टीप्लाई में क्या कहना चाह रहा हूं, ये डिनोमिनेटर को लिख लो। डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई में लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और सिग्मा और डी नीचे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि ये सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या बचेगा? ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे जो बचेगा वो बचेगा डी। ये है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। लेकिन कब है? व्हेन एयर इज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स है, ये बात याद रखना। ठीक है ना? इसको क्या कहना कि ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब यूज करेंगे कि व्हेन एयर, या कह लो कि वैक्यूम, ठीक है, या कह लो कि स्पेस, ठीक है, इज दी क्या है? मीडियम बिटवीन दी, और बिटवीन दी क्या बोलो? बिटवीन दी प्लेट्स। ठीक है, बिटवीन दी प्लेट्स। अब दूसरी बात क्या आ जाओ? अब यूं कह लो कि व्हेन अदर मीडियम, अदर मीडियम, इसको हम और क्या बोलते हैं? रिलेटिव मीडियम। ठीक है, लेकिन यहां पर इसी को हम क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इज इंसर्टेड, इसको हमने इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट्स, है ना? इनको हम प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करें। अब ऐसा सोचो कि मेरे पास ये एक प्लेट है, कौन सा? ये एक प्लेट है, ठीक है, ये दूसरा प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। अब ऐसा सोचो कि हमने करना क्या है? इनके दरमियान, इनके दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करना है एक्स्ट्रा, जो कि एज ए डाइलेक्ट्रिक हम यहां पर यूज करेंगे। इन प्लेट्स के दरमियान कोई एक्स्ट्रा मीडियम हमने यूज किया। अब ये जो एक्स्ट्रा मीडियम यूज किया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक है। वजह आगे चल के अभी पता चल जाएगा इसको डाइलेक्ट्रिक कहने की क्या वजह है, लेकिन इसकी अपनी एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन आर। अब अगर हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखना हो तो इस कंडीशन में सिर्फ एक काम कर लो कि ये ए एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या लगा दो? एप्सिलॉन आर लगा दो। अब ये फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन आर। अच्छा ये मीडियम क्या हो सकता है? ये एक्स्ट्रा मीडियम है, कोई भी इंसुलेटर, मीका। अच्छा मीका के अलावा क्या होगा भाई? पेपर, वैक्स, ठीक है, अच्छा अपना रबर और प्लास्टिक, यानी इस तरह का कोई भी मीडियम, वो जो इनके दरमियान हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके दरमियान, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। तो भाई उसकी अपनी एक रिलेटिव परमिटिविटी होगी, वो इंसर्ट कर देना। हाँ, अब इसमें एक बात क्या याद रखो? इसमें एक बात याद रखो कि ये जो है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा एप्सिलॉन आर, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, याद रखो। एप्सिलॉन आर की जगह पर हम यहाँ पर के भी कभी लिखा हुआ देख सकते हैं, तो ये बात जहन में रख लेना कि के का मतलब उसने एप्सिलॉन आर को कहा है, और हर मीडियम के एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपनी कांस्टेंट होती है ना? डिफरेंट मीडियम के लिए यानी डिफरेंट होगा, जो कि रिलेटिव मीडियम कहलाएगा, जो मतलब जो है बाद में इसको हम क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। तो ये एप्सिलॉन आर आ जाएगा, एप्सिलॉन आर की जगह पे के आ जाएगा। अब गौर करो, अब क्या होगा? ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये सी के बराबर हो जाएगा, और ये सी टाइम्स क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो अब कैपेसिटेंस को क्या बोलोगे? कि अब यहाँ पर कैपेसिटेंस एज कंपेयर टू एयर या वैक्यूम ज्यादा आएगा, और कितना? एप्सिलॉन आर टाइम ज्यादा आएगा। तो इसमें एक बात और याद रख लेना कि ये जो सी है और इसका रेशो किसके बराबर आएगा? एप्सिलॉन आर। अच्छा इसको किताबों में या मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे भी लिखा जाता है, इस सी को ऐसे लिख देते हैं, सी मीडियम डाइलेक्ट्रिक वाले को, और इसको लिख देते हैं सी वैक्यूम, और इन दोनों का रेशो एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है ना? अच्छा
अब यहां पर कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर ये वाली बात हम देखना चाहें कि कैपेसिटर किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो कैसे देखेंगे कि कैपेसिटर किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे देखो कैपेसिटर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये हमें ये फॉर्मूला बता देता है कि फैक्टर्स क्या ऑन विच कैपेसिटेंस on which कैपेसिटेंस डिपेंड्स, यानी किन चीजों पे। तो ये जो फॉर्मूला है ना, अच्छा ये फॉर्मूला मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूं। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। अच्छा इसमें एक बात और भी बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी भी कहीं लिखा आ सकता है। कूलम लॉ से ये बात आप लोगों को यकीनन मालूम होनी चाहिए कि सिर्फ एप्सिलॉन लिखा हुआ हो जिसके साथ नॉट या आर ना आए, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट होता है किसका, ये प्रोडक्ट होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा अब यहां पे पहली बात देखो, आप क्या बोलोगे, सी का एरिया से क्या रिलेशन है, डायरेक्ट समझ लो ये वो फैक्टर्स बनेंगे जिसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज होगा। अगर कॉमन सेंस की बात है बेटा मेरा, एक कैपेसिटर बनाने में आप छोटे प्लेट का इस्तेमाल करो या बड़े प्लेट का, तो जाहिर है कि बड़े प्लेट में एबिलिटी होगी कि ज्यादा चार्ज स्टोर करे, छोटे प्लेट में एबिलिटी उससे कम होगी चार्ज स्टोर करने की। तो ये बहुत आसान सी बात है कि कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया ऑफ द प्लेट होता है। दूसरी बात क्या है कि कैपेसिटर का डी के साथ इनवर्स रिलेशन देखो, तो इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जितना कम रखोगे कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, और डिस्टेंस जितना ज्यादा रखोगे कैपेसिटेंस उतनी कम होगी। रीजन, दो प्लेट को जब बहुत ज्यादा आप क्लोज रखोगे तो इनके दरमियान बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगा रही होंगी। तो उसकी वजह से होता यह है कि ज्यादा ये फोर्स लगने की वजह से यहाँ पर चार्जेस ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि इसके फ्रंट सरफेस पे ज्यादा चार्जेस क्या हो जाते हैं, ये एक्यूमुलेट होते हैं, तो बैक से ज्यादा चार्ज आकर प्लेट पे स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बहुत ज्यादा, यानी इंटेंसिटी के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से। तो ये इनवर्स रिलेशन है, प्लेट को कम रखोगे डिस्टेंस को कम रखोगे तो होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी, दोनों प्लेट ज्यादा फोर्स लगाएंगे और चार्जेस को ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे। और दूर कर दोगे प्लेट को, डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे, तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, दोनों प्लेट एक दूसरे पे कम फोर्स लगाएगी और ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, चूंकि वो फोर्स को ज्यादा फ्रंट फेस की तरफ ट्रांसफर या मूव नहीं कर पाएंगे। अच्छा अब तीसरी बात क्या है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे समझो कि एप्सिलॉन है। अच्छा एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, यानी उसमें भी एक्स्ट्रा मीडियम में भी इंसर्ट करने के बाद देखो हर मतलब डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी जो है या एक्स्ट्रा मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव जिसे कहते हैं वो इक्वल नहीं होती, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, किसी की कम होती है और किसी की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जिस तरह का आप डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेट के दरमियान यूज कर रहे हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितनी ज्यादा या जितनी क्या होगी कम, कैपेसिटेंस की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी, उसी लिहाज से कैपेसिटेंस ज्यादा या कम। हाँ एक बात बता दूं कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो ये नोट कर लेना कि ये बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ थिकनेस। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा यहां से हटाऊं और यहां लिख दूं, इंडिपेंडेंस ऑफ क्या होता है, थिकनेस, यानी थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन फिर पता है क्या करते हैं हम, चूंकि ये थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता तो हम थिन प्लेट को यूज करते हैं, ज्यादा हेवी प्लेट यूज करने की कोशिश नहीं करते, हम थिन प्लेट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा एक बात और याद आ रही थी मुझे इसमें कि ये तो कैपेसिटेंस हो गया, इन सब चीजों पे कैपेसिटेंस क्या कर रही होती है, वो डिपेंड कर रही होती है। तो
अच्छा, ये बात तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि कैपेसिटेंस जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ शेप भी होता है। ठीक है ना, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, वो शुरू में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मैं ना इसके एमसीक्यूज के बहुत छोटे और सिंपल से कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे जर्नल देखो, ये फॉर्मूला जहन में सिर्फ रखो और इससे ना कुछ मैं एमसीक्यूज के पॉइंट बताता हूँ, आसान है। असल में ये एक ट्रेडिशनल है, ये सब आप खुद समझ भी जाते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर मैं एक बात कहूँ कि मिसाल के तौर पे एक कैपेसिटर का जो है उसका एरिया ऑफ प्लेट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, और चेंज करके क्या कर दे रहा हूँ, पहले के मुकाबले में डबल कर दे रहा हूँ। तो अब ये बताओ कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि देखो, जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको एक जहन में बना लो कॉन्सेप्ट कि ये इनिशियल वैल्यू है, जैसे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या, डी, ये आपके लिए इनिशियल वैल्यू है। अब क्या है कि आप ये कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हो, या कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, किसकी वजह से चेंज हो रहा है बेटा मेरा, सिर्फ एरिया के चेंज होने की वजह से। एक तो तरीका ये है कि आप इसको पहले ऐसे लिख लो। अच्छा, अब इसको क्या मानो, ये इनिशियल था, फार्मूले को इनिशियल वैल्यू मान लो, ये इसके इनिशियल कैपेसिटेंस की वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये फाइनल वैल्यू है। अच्छा, फाइनल कैपेसिटेंस में जो चेंज आया है वो देखना है, और इसमें आपने एरिया को चेंज किया है। तो एरिया को चेंज करने से कितना कैपेसिटेंस चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत आसान सी बात है, बल्कि मैं तो इसको कहता हूँ भाई ये वक्त का ज़या है जो इस तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सेंस देना तो होता है कि आप देखो कि ये इनिशियल वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट आ गया अपॉन डी, तो ये कैपेसिटेंस 2 टाइम इंक्रीज हो गया, है ना। यानी एरिया के साथ सिंपल आप इसको समझ सकते थे कैसे, यार ये जो कैपेसिटेंस है ना, एरिया के साथ इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। आप एरिया को जितने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस उतने टाइम क्या हो जाएगा, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि ये एरिया जो है मैं इसको एन टाइम चेंज करता हूं, तो आप इसका मतलब ये समझ लो कि कैपेसिटेंस भी एन टाइम चेंज हो जाएगा। अब इसको याद कर लो कि कैपेसिटेंस एन टाइम, अच्छा ये एन की वैल्यू ना वो यानी इस तरह यानी 2 3 4 5 भी हो सकता है, और चाहो तो डायरेक्ट 1/2 1/3 2/3 यानी कि फ्रैक्शन में भी ले सकते हो। जैसे हमने कहा कैपेसिटेंस हाफ कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, तो इनकी जगह हाफ ले लो, इनकी जगह हाफ ले लोगे तो बेटा मेरा इसका मतलब एरिया को हाफ कर रहे हो, तो बेटा कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा, तो यहां पर भी हाफ रख दो, तो C/2 कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो जितने टाइम एरिया चेंज करोगे उतने टाइम कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज। इस तरह से चाहो तो आप इनिशियल और फाइनल के कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेशन कर लो, या इस तरह से आप इसको कह सकते हो कि अपने लिए एक शॉर्टकट के तौर पे। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती भाई, आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, आप डायरेक्ट इस रिलेशन से डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ जाए ना तो आपके लिए तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी निकल गई, यानी कि आपको फ्री में नंबर मिल रहे हैं जिस इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। अब यही वाली बात, जैसे मैंने यहाँ पर इसको नंबर 1 कहा था, अगर मैं नंबर 2 में एक बात कहता हूं कि मैंने एरिया चेंज किया था, ठीक है ना, मैं अगर ऐसे कहता हूं कि लेट सपोज कि बेटा मेरा मैं दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है ना डिस्टेंस चेंज करता हूं, डिस्टेंस को क्या कर देता हूं, मैं डिस्टेंस को 3 टाइम इंक्रीज कर देता हूं। तो अब इसको फॉर्मूला बेस्ड अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैसे करोगे, आप इसको मतलब ये जहन में ये रख लेना, कोई वहां पर देखो इतना लिख कर काम करने की जरूरत नहीं है। आप सब ये बात अच्छी तरह जानते हो कि आपके पास एक सवाल के लिए 1 मिनट से कम टाइम होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होता है ना। और बाद में तो खैर इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, सिखाना मकसद है कि इस तरह के दूसरे फॉर्मूले को भी आप टैकल कर सकते हो हर जगह, सिर्फ कैपेसिटेंस में नहीं। मैंने क्या कहा कि डी चेंज किया है, देखो डी के ऊपर प्राइम या बार लगाया तो कैपेसिटेंस चेंज हुआ। अब यहां पर कैलकुलेशन करो, डी जो चेंज किया या जितना चेंज किया, आप डी की वैल्यू रख दो। डी को क्या कह रहे थे हम, 3 टाइम हमने इंक्रीज किया था, तो बेटा इसमें एक्स्ट्रा नंबर जो 3 आया है डिनोमिनेटर में उसको अलग कर लो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ गया। अच्छा, ये जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ रहा है ये क्या है, इसको अगर देखो तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। अगर इसको आप देखो तो ये इनिशियल कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, इसको सी लिख दो, और फर्दर ये चाहो तो इसको C/3 लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ
कि कैपेसिटेंस 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो डिस्टेंस के इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगली बात यहां पर देख लो, अगर मैं कहता हूं इफ मैंने डिस्टेंस को बिटवीन दी प्लेट हाफ कर दिया, है ना। अच्छा, वैसे यहां पर एक बात बता दूं आप लोगों को, आपने ये देख लिया था ना सी का डी से क्या रिलेशन है, इनवर्स है। इतने डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। आप बताओ कि भाई अगर हम डी को यहां पर चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे तो सी डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है। और डी को डिक्रीज करेंगे तो सी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो डी को कितने टाइम आपने इंक्रीज किया, 3 टाइम, तो बेटा सी 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर डी को मैं क्या करता हूं, डिक्रीज करता हूं, तो सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहां मैं कह रहा हूं कि डी को मैं क्या कर रहा हूं, डी को मैं हाफ कर दे रहा हूं, तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर कर सकता हूं, लेकिन चलो मैं, वही है कि मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ये तो जहन में रखना। देखो यहां पर अगर आप लोग मतलब देखो तो मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला जहन में ही रखना है, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। आप इसको बोलो कि ये इनिशियल वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस है एट इनिशियल कंडीशंस, लेकिन इनमें से कोई चीज अगर चेंज कर देते हो तो फाइनल वैल्यू, है ना, उसको सी डैश बोल दो। और यहां मेंशन करो कि बेटा फाइनल वैल्यू किसके चेंज करने से, आप डी के चेंज करने से बता रहे हो। अब ऐसा करो, फाइनल कैपेसिटेंस अगर कैलकुलेट करते हो तो डी की वो फाइनल वैल्यू रखो। जैसे मैंने यहाँ के डी को क्या कहा, कि डी को कहा कि ये क्या हो गया है, हाफ हो गया। तो यहां पर क्या है, ये 2 ऊपर बेटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो सी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी। तो ये जो है कैपेसिटेंस आपका 2 टाइम क्या हो गया, इंक्रीज। वैसे बहुत सिंपल सी बात है, सी और डी में क्या रिलेशन है, इनवर्स। डी को जितने टाइम आप डिक्रीज करोगे सी उतने टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन बहरहाल इस तरह से फॉर्मूले से आप इसको क्या कर सकते हो, मतलब कैलकुलेट करके वेरीफाई, यानी वो सॉरी चेक कर सकते हो, वैल्यू ला सकते हो, देख सकते हो। अब इसमें एक बात क्या है, अब इसमें एक बात ये है कि ये क्या आ गया, ओए, ओए, अच्छा। अब इसमें एक चीज देखो बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ। अब इसमें एक चीज मैं कहता हूं कि लेट, है ना। अच्छा, इसमें एक वैसे वो कर दूं कि, अच्छा डायरेक्ट देख सकते हो, कोई खास जरूरत नहीं है कि डी को जितने टाइम इंक्रीज करोगे। वैसे लिख दूं अगर कि आप डी को ना मान लो एन टाइम चेंज करते हो, तो बेटा मेरा कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस एन टाइम, यानी डी को अगर 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो कैपेसिटेंस 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। डी को 3 टाइम इंक्रीज कर रहे हो, कैपेसिटेंस 3 टाइम हो जाएगा। इसको डायरेक्ट चाहो तो एज ए शॉर्टकट आप इसको याद कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अब बच्चे परेशान होते हैं कि सर डी को हम 2 3 4, बेटा अगर डी को हाफ, मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, हाफ किया था यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखो, ये तो पता है यहां पर इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, देखो ऊपर लिख रहा हूं हाफ डी, तो इसको समझ लो एन की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू हाफ है, तो एन की जगह हाफ रखो। तो यहां पर भी एन की जगह क्या रखोगे, जैसे आपने डी डैश की वैल्यू क्या लिखा है, हाफ इंटू डी। तो बेटा कैपेसिटेंस में यहां पर भी एन की जगह क्या कर दो, नीचे एन की जगह हाफ कर दो, तो ये एन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी आ जाएगा, ये वाला। तो आप ऐसे शॉर्टकट के तौर पे, और खैर ये इतना मुश्किल नहीं होता कि आपको जो है ना कि बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट करने की जरूरत पड़े या दिमाग लगाने की जरूरत। लेकिन ये फॉर्मूले से डिस्कस पता है क्यों कर रहा हूं, इस तरह की चीजें यहाँ फॉर्मूले से यहाँ भी टैकल करना सीख जाओ, और इस तरह के दूसरे फॉर्मूले फिजिक्स में जहां कहीं भी आते हैं आप उसको आराम से क्या कर लो, टैकल कर लो। अच्छा, अब एक चीज ये भी डिस्कस कर लो यार, क्या डिस्कस कर लो, कि अगर मान लो एक साथ दोनों चीज चेंज कर रहे हैं, है ना। मिसाल के तौर पे आप यहां पर एरिया ऑफ द प्लेट भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज के 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। आप यहां पर डी भी चेंज कर रहे हैं, मान लो डी को हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है कि इस कंडीशन में क्या बताएं, सी डैश की वैल्यू बताएं, तो इस कंडीशन में सी डैश की वैल्यू क्या बताएंगे आप, ठीक है। तो आप यहां पर, मैं डायरेक्ट सी डैश लिखूं बेटा मेरा ऐसे, ये देखो ये फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनिशियल कंडीशंस पे। अब मान लो आपने ए भी चेंज किया है, अब मान लो आपने क्या किया है, डी भी चेंज किया है। अब ये दोनों चीजें चेंज की हैं, तो फाइनल कैपेसिटेंस को यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर लो
कि भाई एरिया को आपने क्या किया है, ट्वाइस, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर डी को किया है हाफ, ठीक है। अब यहां पर सी डैश क्या हो जाएगा, देखो ये डी अपॉन टू का टू ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, टू पहले से ए के साथ आया हुआ है, और बाकी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी पहले से मौजूद है बेटा मेरा। तो यहां पर ये देखो कि सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 टाइम ऑफ सी, यानी कैपेसिटेंस कितना इनिशियल के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम कैपेसिटेंस जो है वो इनिशियल के कंपैरिजन में वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो इस तरह की, अच्छा, जहां तक एप्सिलॉन का ताल्लुक है तो बेटा वो परमिटिविटी वाला हम पहले ही इसको क्या कर चुके हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब यहां पर एक चीज देखो कि मतलब यहां पर जो, यानी हमने पढ़ा था ना कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, इसको जरा हम रीजन के साथ देखेंगे, और इसको जो रीजन के साथ देखेंगे वो रीजन हमारा कहाँ मिलेगा, वो रीजन मिलेगा, आपको बताता हूं, ठीक है ना। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, अगर इसको रीजन के साथ देखोगे तो रीजन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कहाँ, एक टॉपिक इसके लिए हम अलग से पढ़ते हैं, और पता है वो टॉपिक क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ये बड़ा अहम टॉपिक है, क्या है, इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है ना। इसके मतलब कुछ सवालात हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं कि डायलैक्ट्रिक का इफेक्ट कैपेसिटेंस के ऊपर क्या होता है, और इसमें असल में आप रीजन देखोगे कि वो इफेक्ट होता असल में कैसे है और क्या है, तो देखना। अच्छा, ये मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक प्लेट है पॉजिटिव वाला, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है, और ये कौन सा प्लेट है बेटा, नेगेटिव वाला, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दो प्लेट्स हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, इसके दरमियान हमने इंसर्ट किया है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। असल में जब हम प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कहानी क्या होती है, ये बैटरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला प्लेट है, और ये है बेटा नेगेटिव प्लेट, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट है। आपको पता है जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो इनके दरमियान ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका होता है। इस फील्ड की अपनी क्या होती है, एक इंटेंसिटी होती है। इस फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा, ये फील्ड कैसा बनता है, यूनिफॉर्म बनता है, ठीक है। बिटवीन द प्लेट वाले रीजन में ऊपर यूनिफॉर्म नहीं रहता भाई, याद रखना। इस प्लेट की इंटेंसिटी क्या है, ई है, सही है। अच्छा, इस इंटेंसिटी को मैं कह देता हूं कि ये एक एक्सटर्नल इंटेंसिटी है। अब आप कहेंगे कि सर ये एक्सटर्नल का क्या मतलब है, असल में जब हम ये डायलैक्ट्रिक यूज करते हैं तो बेटा ये जो डायलैक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो जो पहले से बना हुआ है, यहां देख लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब ये आता है डायलैक्ट्रिक, तो बेटा ये डायलैक्ट्रिक पता है क्या होता है, पोलराइज्ड होता है, ठीक है। अब पोलराइज का मतलब यह है कि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होते हैं या एटम पड़े हुए होते हैं
उनमें चार्ज की एक अलाइनमेंट हो जाती है, पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ। अच्छा, पॉजिटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स लगने के बाद कहाँ अलाइन होगा, और ऐसे ये पोलराइजेशन को अलग से पढ़ लेना, ये पोलराइज होता है, ठीक है ना। और पोलराइज होने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक दो पोल्स बनते हैं। इसमें हर एटम में क्या कहानी होती है, उसका थोड़ा सा शेप भी चेंज होता है। ये पोलराइज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नल है। लेकिन पोलराइज होने के बाद कहानी क्या होती है कि सारे एटम के जो नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स वाला पोर्शन होता है वो डोमिनेंट हो जाता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव वाला डोमिनेंट हो जाता है पोलराइजेशन के बाद नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इस तरह ये चार्जेस की अलाइनमेंट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव पोलराइज होने के बाद। पोलराइजेशन गौर से सही से आप एक मरतबा रिकॉल कर लेना। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाहिर है कि पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है ना वो नेगेटिव आएगा। ये फिर मैंने उल्टा बना दिया, पॉजिटिव प्लेट के सामने पोलराइज होने के बाद नेगेटिव, और नेगेटिव प्लेट के सामने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स लगने के बाद। अब होता क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक के पोलराइज्ड हो जाने के बाद इसके अपने अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है बेटा। इस डाइलेक्ट्रिक के अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, क्योंकि इसमें पार्शियली सही लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो एक्यूमुलेट हो गए हैं ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बनता है, तो इसमें उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसमें डायरेक्शन ये होती है कि इस साइड इसमें पॉजिटिव की अलाइनमेंट होती है डाइपोल में, और इस साइड नेगेटिव, चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट के सामने होता है और ये नेगेटिव। तो इस तरह इसके दो पोल्स बनने के बाद, डाइपोल्स बनने की वजह से इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, किसको, एक्स्ट्रा मीडियम को। और इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बन जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो कहां बना है, जो बना है डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन के बाद। इसको अगर मैं बोल दूं, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब गौर करो क्या सिचुएशन है, अब गौर करो क्या कहानी है। दोनों प्लेट्स के दरमियान देखो कि एक फील्ड पहले से एग्जिस्ट करता था, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे ये थी, जिसको मैंने एक्सटर्नल बोला है, याद रखो, है ना। फिर जब आपने डायलेक्ट्रिक यूज किया, तो डायलेक्ट्रिक यूज करने के बाद वो हो गया था पोलराइज्ड, और पोलराइज्ड होने के बाद उसके अपने अंदर दो पोल बनने के बाद एक फील्ड इसके अपने अंदर बना, और उसकी डायरेक्शन ये थी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि ओवरऑल इन दोनों की वजह से एक नेट फील्ड जो एक्सटर्नल है वो फील्ड चेंज हो जाता है, और एक्सटर्नल फील्ड चेंज हो जाता है, और एक नेट फील्ड फिर कैसे निकाल पाते हो, प्लेट्स के दरमियान, याद रखना, प्लेट्स के दरमियान नेट फील्ड कैसे निकालोगे, क्या हो गया, तो वो कैसे निकालते हैं भाई, इस एक्सटर्नल फील्ड से आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर बनने वाले इंटरनल फील्ड को माइनस कर देते हो। अच्छा, ये बात तो अंडरस्टूड है, याद रखो, एक्सटर्नल फील्ड चूंकि दो प्लेट्स के दरमियान है, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो इंटरनल फील्ड है इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। क्यों, पोलराइज जो हुआ है वो क्या है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो जाहिर है कि वीक फील्ड बनाएगा, लेकिन ओवरऑल वो इस एक्सटर्नल फील्ड को नुकसान तो पहुंचाएगा। अब सोचो कि प्लेट्स के दरमियान जो नेट फील्ड है उसकी इंटेंसिटी जो एक्सटर्नल थी वो रिड्यूस हो चुकी होगी, यानी कि नेट फील्ड का मतलब एक्सटर्नल फील्ड डिक्रीज हो गया होगा। अब एक्सटर्नल फील्ड क्या हो गया बेटा मेरा, डिक्रीज हो गया। तो जब एक्सटर्नल फील्ड डिक्रीज होगा, तो अब यहां पर वो कहानी सुनो कि इसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये डायलेक्ट्रिक का भी इफेक्ट समझ में आ जाएगा, और हम प्लेट्स के दरमियान बनने वाले पोटेंशियल को लेते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला बताया था ना, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। यहां से देखो तो V और E में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है। अगर आप यहां पर एक चीज गौर करो, क्या गौर करो, कि ये फील्ड अगर डिक्रीज हो गया है पहले से, तो बेटा मेरा ये फील्ड के डिक्रीज होने से इनके दरमियान इंटेंसिटी भी, यानी कि डिक्रीज होने से पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब एक यहां पर कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि पता है,
ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा या होता है, जब तक यूं कह लो कि ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब तक ये बराबर किसके नहीं हो जाता, बैटरी वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये कैपेसिटर क्या होता रहता है, चार्ज होता रहता है। ठीक है ना। अब क्या मामला है कि ये ड्रॉप हो गया इंटेंसिटी, तो उसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस भी ड्रॉप हो गया। लेट सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम मेंटेन कितना हुआ था, 100, और अब क्या हुआ, इंटेंसिटी के ड्रॉप होने के बाद, पोलराइजेशन के बाद, ये बेटा ड्रॉप होकर कितना रह जाता है, 60 वोल्ट। अब क्या होगा, दोबारा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोबारा अब इसको 100 वोल्ट तक पहुंचना है, जो कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। और जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर नहीं होता, कैपेसिटर को बैटरी चार्ज पहुंचाता रहता है, बैटरी ट्रांसफर करता रहता है और चार्ज करता रहता है। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से हुआ क्या, कहानी सुनो। डाइलेक्ट्रिक को आपने इंसर्ट किया, वो पोलराइज्ड हुआ, उसके अंदर दो पोल्स बने, तो वो पार्शियली चार्जेस के पोल्स थे, उसी की वजह से उनको हमने क्या बोलना शुरू किया, डाइलेक्ट्रिक बोलना शुरू किया। उसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो प्लेट्स के दरमियान पहले से बनी हुई फील्ड थी, उसने उसको डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने से प्लेटों के दरमियान, मान लो अगर वो फुल चार्ज हो गया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर मेंटेन हुआ हुआ था, वो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। अब दोबारा बैटरी चार्ज प्रोवाइड करना शुरू करेगा कैपेसिटर को, रीजन कि दोबारा उसको क्या करना है, प्लेटों के दरमियान वाले पोटेंशियल डिफरेंस को बैटरी के बराबर करना है। तो सोचो कि कैपेसिटर पहले फुल चार्ज हो चुका था, डाइलेक्ट्रिक के यूज करने से उसके दरमियान प्लेटों वाला इंटेंसिटी और पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से बैटरी को दोबारा काम करना पड़ा पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के दरमियान वाले को अपने बराबर करने के लिए। तो फर्दर उसको और चार्ज क्या करना पड़ा, भेजना पड़ा। तो इसकी वजह से ओवरऑल या फाइनल क्या इंपैक्ट नजर आया, फाइनल ये हो गया कि जो चार्ज स्टोर हुआ था वो इंक्रीज हो गया, और चार्ज के स्टोर होने से क्या इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। वोल्टेज अब भी वही रहा जो डाइलेक्ट्रिक को यूज करने से पहले था, बैटरी वाला, क्योंकि उसको बैटरी ने बराबर करना है, और जब तक बराबर नहीं करेगा वो चार्ज को स्टोर करवाने के लिए काम करके चार्ज को सप्लाई करता रहेगा।